ILDs को अवॉइड भी कर सकते हैं। जी जी, ये छोटी बात है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं कि छोटी लेकिन बड़ी बात है। और ख़ासतौर पर हम देखते हैं अक्सर कि कबूतरों को दाना खिलाते हैं और कबूतरों का बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि हम लोग के साथ में आसपास घरों में बैठे रहते हैं, बीट करते हैं, और ऐसे में उनकी साफ़ सफाई भी की जाती है। कितना ख्याल रखें इसका, कैसे उससे बच के रहें, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि इस विषय में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रोहित, अगर हम इसके इलाज की बात करें तो कैसे इलाज इसका चलता है, एक बार वंस यू आइडेंटिफाई कि ये बीमारी है? और दूसरी बात ये भी उसी में समझना चाहेंगे कि क्या इससे कुछ स्टेजेस हैं, कैसे इसको समझा जाए बीमारी? सबसे पहले जब हम डायग्नोस करते हैं, दूसरी चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं कि ILD तो है बट किस कारण है। अगर आपको कारण पता चल जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि अब फिर सिंपल होता है कि आप कारण का इलाज करिए, ILD का भी इलाज हो जाएगा। मान लीजिए जैसे बात हुई कि धुएँ की वजह से हो रहा है, तो अगर वो एक्सपोजर रोक दिया जाए, ILD का प्रोग्रेशन जो होता है वो हम काफ़ी हद तक उसको रोक सकते हैं। तो नोइंग द कॉज सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ रिलेटेड ILD है, CTD ILD है, तो उसमें ट्रीटिंग दी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, जो उनका मान लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, गठिया बाई की बीमारी थी, तो उसका अगर हम इलाज करेंगे तो उसी से ही ILD का भी इलाज होगा। जी। कई बार क्या होता है कि हमें कारण नहीं पता, जो हमने बात की थी इडियोपैथिक ILD, जिसमें हमें कारण नहीं पता, तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि मतलब उसमें फाइब्रोसिस जो हो रहा है, उस फाइब्रोसिस को रोकने के लिए भी हमारे पास दवाइयाँ हैं। फिर जैसे आपने बात की कि किस स्टेज पे पेशेंट है, मान लीजिए कि पेशेंट इतना प्रोग्रेस कर गया है कि उनको सांस लेने में दिक्कत है, उनकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, तो फिर उनको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी भी देना पड़ता है, घर पे ऑक्सीजन की प्रबंध करना पड़ता है। आगे जाके लंग ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन है। तो अगर मैं सिंपली बोलूँ, हमें ये पहले पता करना है क्या कारण है, उस कारण को दूर करना है। अगर सूजन हो रही है तो सूजन के लिए हमारे पास सूजन कम करने के लिए दवाइयाँ हैं, स्टीरॉयड्स हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज़ हैं। अगर बहुत फाइब्रोसिस है तो वो फाइब्रोसिस की रोकथाम के लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो हमारे पास दवाइयाँ हैं, ये फाइब्रोसिस को रोक सकती हैं, रिवर्स कोई दवाई नहीं कर सकती। तो जो डैमेज हो गया उसको हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन जो बचा हुआ फेफड़ा है उसको हम बचा ज़रूर सकते हैं दवाइयों से कुछ हद तक। एंड फाइनली हमारे पास ऑक्सीजन थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी, रिहैब एंड अल्टीमेटली लंग ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचता है। अच्छा, डॉक्टर शिप्रा, क्या कुछ स्टेजेस भी इसकी, और कुछ लोग पूछ रहे हैं, हालांकि अभी डॉक्टर रोहित ने कहा कि रिवर्सल के चांसेस इसमें नहीं है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो जो तमाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं या जो दूसरे तरीके हैं, थेरेपीज़ जिस पर अभी और बात करेंगे इलाज के पे, उस पर क्या उसके ज़रिए किसी तरह से रिवर्सल के चांसेस हैं? बिल्कुल हैं। अगर शुरुआती में हमने बीमारी का पता लगा लिया, जैसे हाइपरसेंसिटिव निमोनाइटिस की हम अभी बात कर रहे थे, अक्यूट हाइपरसेंसिटिव निमोनाइटिस, जैसे सर ने बताया है कि ये पिजन एक्सपोजर से होता है, ड्रॉपिंग्स वगैरह की वजह से होता है। अगर इनिशियली पेशेंट को सिम्टम्स आए हैं और पेशेंट उसको इग्नोर ना करे, जैसे फीवर हो गया, उसके अंदर सांस फूलना हो गया पेशेंट को, चेस्ट पेन हो गया, कॉफिंग हो गई, अगर पेशेंट इन सब सिम्टम्स को, और उसकी हिस्ट्री हो गई ऐसे रिलेटेड कि पिजन्स को दाना डाल रहा है, उसकी ड्रॉपिंग्स को क्लीन कर रहा है, सफाई कर रहा है उसकी, तो इसमें वो जाके डॉक्टर का एडवाइस एक बार ले। और इनिशियली अगर इसके लिए उसने ट्रीटमेंट ले लिया, जैसे जो ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इसके लिए उसने स्टार्टिंग में ही ले लिया, शुरुआती में ही ले लिया, तो उसके लंग में इतना डैमेज नहीं होगा, हो सकता है वहीं पे वो रुक जाए। और अगर एक्सपोजर उसने अपना बंद कर दिया, पिजन ड्रॉपिंग है, जो भी कॉज है उसके ILD का, उसके एक्सपोजर उसने वहीं रोक दिया, तो शायद हो सकता है ये रिवर्सिबल हो जाए। लेकिन अगर ये लगातार लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा भी एक्सपोजर अगर पेशेंट का होता रहा, तो अल्टीमेटली लंग फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इरिवर्सिबल, जो कि वापस नहीं हो सकता, ऐसी स्टेज तक आ सकता है, जिसमें दवाइयाँ भी इनफैक्ट स्लो कर देंगी प्रोग्रेशन को, लेकिन उसको ठीक नहीं करेंगी। और अगर ये कंटिन्यू रहा और पेशेंट ने कोई परामर्श नहीं लिया डॉक्टर का, तो वहाँ पे लास्ट स्टेज में पेशेंट को ऑक्सीजन डिपेंडेंट होना पड़ सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसमें कि ऑक्सीजन शरीर में कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। एक्सचेंज में बेसिकली प्रॉब्लम आता है दोनों का, कि ऑक्सीजन शरीर में आ जाता नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता नहीं खून से, तो इसमें पेशेंट को रिटेंशन होने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके शरीर में बढ़ने लगेगा, अल्टीमेटली ये रेस्पिरेटरी फेलियर कर देगा और हार्ट पे भी लोड पड़ने लग जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट के शरीर पे सूजन आ जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल जब बीमारी के सिम्टम आ रहे हैं मरीज़ को, तभी वो डॉक्टर से परामर्श लेके अपनी जाँचें करा के अपनी डायग्नोसिस कन्फर्म करा के इलाज शुरू करें। जी, तो अर्ली डिटेक्शन के बारे में डॉक्टर हड्डा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
जी देखिए, जो आपने एक सवाल पूछा था बीच में स्टेज कि जी, स्टेज जी, कौन सा जी, है, जी, जी, और ये बहुत बार होता है कि जो मरीज हमारे पास आता है ओपीडी में, तो क्योंकि उनको कैंसर का ज़्यादा पता होता है ज़्यादातर मरीजों को, हाँ। तो कैंसर में जैसे हम बोलते हैं तो उनको सबसे पहले ही जानना होता है स्टेज कौन सा है। जी। आईएलडी में अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसे स्टेजिंग सिस्टम नहीं है, पर हम ब्रॉडली जो हमारे जो टेस्ट करके जो पीएफटी जैसे हम करते हैं जिसमें सांस की कैपेसिटी देखते हैं और सीटी स्कैन, इन दो के बेसिस पे ये बता पाते हैं कि अर्ली आईएलडी है कि एडवांस आईएलडी है। अच्छा। और ये दोनों क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि सारे मरीजों को हम ट्रीटमेंट देते ही हैं। कई बार जो अर्ली आईएलडी होता है उसको हम जस्ट ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट को समझा देते हैं कि भी देखो आपको आईएलडी की शुरुआत है और अभी हो सकता है कि आपको ट्रीटमेंट ना दे, हो सकता है ये प्रोग्रेस करे, हो सकता है आगे प्रोग्रेस ना करे, क्योंकि कुछ आईएलडी ऐसे होते हैं जो एक बार शुरू हुए वहीं के भी रुक जाते हैं। अच्छा। कुछ आईएलडी ऐसे होते हैं बाई नेचर कि वो टाइम के साथ प्रोग्रेस करेंगे ही करेंगे। तो जो हमें एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट हम बता सकते हैं कि ये वाला आईएलडी है, प्रोग्रेस करने के ज़्यादा चांस है, इसके नहीं है। दूसरा ये कि जो आईएलडी यूजुअली जो प्रोग्रेस करते हैं वो स्लोली करते हैं। आईएलडी कभी ऐसे नहीं होता कि आज 10% इन्वॉल्व है तो कल 20 हो जाएगा, परसों 30 हो जाएगा। ज़्यादातर आईएलडी में तो हम आराम से, हमारे पास टाइम होता है ये देखने का कि आईएलडी किस तरह बिहेव करता है। तो 3 से 6 महीने में हम पेशेंट को दोबारा बुलाते हैं और फिर उसमें देख के कि जो उनका पीएफटी है जिसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसमें देखते हैं कि कितना डिक्लाइन हो रहा है या कितना कम हो रहा है। फिर हम अपने आप को समझाते हैं या मरीज को समझाते हैं कि आपको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है या नहीं है। ये स्टेजिंग वाला प्रॉब्लम ये है कि कोई आईएलडी जैसे हम बार बार बोल रहे हैं एक नहीं है, देयर आर मल्टीपल। कुछ जैसे सार्कोइडोसिस है उसमें स्टेजिंग ईजी है, स्टेज 1 2 3 4 में डिवाइड होता है, पर जो बाकी जो वाले आईएलडी हैं उसमें स्टेजिंग नहीं होता है। ठीक। तो मैं मरीजों को, मतलब आम जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आईएलडी का डायग्नोसिस बन गया तो ये क्या हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे आईएलडी ऐसे भी हैं कि आपको डायग्नोसिस हुआ और हो सकता है कि आपको कभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और आप ऐसे ही रहेंगे। जी। और यहाँ पर